नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर वर्मा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस टेल्स पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ एंड शॉर्ट एनालिसिस, जिसका कि मैंने शॉर्ट टर्म रखा है NSA। ओके, सबसे पहले आज 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। इसकी थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। ये सिर्फ एक वन लाइनर क्वेश्चन से बन सकता था, इसलिए मैंने इसको उठाया है। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज स्लो प्रोग्रेस टू क्रिएटिंग अ सेफ वर्क प्लेस फॉर वुमेन। ये हमारे जीएस पेपर 1 का पार्ट है, क्योंकि वुमेन की सेफ्टी से रिलेटेड की सोसाइटी में आएगा। एंड जीएस पेपर 2 का भी पार्ट है। तो गवर्नेंस एंड सोशल सिक्योरिटी जो जीएस पेपर 2 का होता है टॉपिक, उसके अंतर्गत भी आएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या है और ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें मेन मुद्दा उन्होंने उठाया अभी जो रेसलर्स का वो प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली में, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस एंड हैरेसमेंट करता है जो रेसलिंग बोर्ड है इंडिया का। तो वो एक केस था, और इसमें जो राइटर हैं उन्होंने पिछले साल जो हैं प्रिया रमानी करके जर्नलिस्ट हैं, उनके खिलाफ जो उनके बॉस थे पूर्व सेंट्रल मिनिस्टर MJ अकबर करके, तो उन्होंने मानहानि का दावा किया था, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर MJ अकबर के ऊपर जब प्रिया रमानी ने केस किया था सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का, तो उसके अगेंस्ट खुद ही MJ अकबर ने अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करते हुए उनके ऊपर मानहानि का दावा कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके मानहानि के दावे को रिजेक्ट कर दिया। तो आथर वही कहना चाह रहा है इसमें राइटर कि वर्क प्लेस में जो उनकी सेफ्टी है वुमेन की, वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो प्रोग्रेस है ना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। मेल एंड फीमेल दोनों ही इकोनॉमी में, सोसाइटी में, पॉलिटिकल स्फेयर में सब जगह उतने ही कंट्रीब्यूट करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उनको उतना अपॉर्चुनिटी, अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो है हम हाफ ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमैनिटी उसको यूजलेस ही रख रहे हैं। तो राइटर इस आर्टिकल के थ्रू यही मुद्दा उठाना चाहते हैं कि आज भी नाइट शिफ्ट में वुमेंस के लिए काम करना इतना ईजी तो नहीं, ईजी भी नहीं कहेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही मजबूरी में या बहुत ही रेयर केसेस में वुमेन नाइट शिफ्ट कर रही हैं, या फिर वर्क फ्रॉम होम वगैरह अगर ऐसा कुछ मौका मिल पाए तो अलग चीज़ है। तो ये मेन कंसर्न है उनके वर्क को बढ़ावा देने के लिए, उनकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उनकी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको बढ़ाने के लिए, उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत है कि वर्क प्लेस पर वुमेन की जो सेफ्टी है उसको और बढ़ाया जाए, उसको और इंक्रीज किया जाए। उनमें तमाम टाइप के प्रेशर रहते हैं, वर्क प्लेस पे जाती हैं तो उनकी जो भी बॉस होते हैं, जो भी सीनियर्स होते हैं, उससे सेक्सुअल फेवर्स डिमांड करते हैं, उनके जॉब जाने का डर रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो इसका कंप्लेन भी नहीं करती हैं कि उनका जॉब चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखते हुए ये एक बहुत ही बड़ा सोशल एंड पॉलिटिकल कंसर्न है कि वर्क प्लेस पर वुमेन की सेफ्टी कुछ इस लेवल तक बढ़ाई जाए ताकि उन्हें उसके सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क फोर्स ज्वाइन करने में समस्या ना हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जैसे मैंने बताया ये पेपर 2 का भी पार्ट हो सकता है। तो ये एक रिपोर्ट है पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे द्वारा, जिसमें कि दिखाया गया कि फ़ीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना रहा है प्रीवियस 3 ईयर्स में, 2017, 18, 19 और 19-20 का ये आंकड़ा है। इसमें आप देख सकते हैं
कि ग्रोथ तो है, वही वही जो राइटर बात कर रहा है कि स्लो प्रोग्रेस है, बहुत स्लो प्रोग्रेस है। 2017-18 में कुल मिला के 17.5 था, वो जाके 19-20 में 22.8 हुआ है ना। तो कुल मिला के 5.3% का इजाफा ही हुआ है पिछले 3-4 सालों में। उसमें भी रूरल और अर्बन में काफ़ी बड़ा गैप देखा जा सकता है, जबकि रूरल में 24.7% पार्टिसिपेशन रेट है, जो कि अर्बन में 18.5 ही है ना। तो ये इन सब चीज़ों की वजह से, इनसे जो सेफ्टी का इशू है, इसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से या अफेक्ट हो रहा है वो हम देख सकते हैं, है ना। लोवेस्ट फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया का, वन ऑफ द लोवेस्ट फीमेल पार्टिसिपेशन रेट। एंड इसी के चक्कर में उनकी हायर ड्रॉप आउट रेट्स हैं। भाई जब पढ़ाई लिखाई करके बहुत ज़्यादा उनको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी या अवसर नहीं मिल पाएगा, तो ड्रॉप आउट्स भी अक्सर बहुत जल्दी ही हो जाते हैं, है ना। लो इनरोलमेंट एट ऑल लेवल, हायर ड्रॉप आउट रेट, गर्ल परसुइंग हायर एजुकेशन इंस्टेड ऑफ वर्क। ये एक बड़ा मुद्दा है कि वो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ती रहती, जबकि उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती भी है ना, तो वो वर्क को चूज करने की तुलना में पढ़ाई और बड़ी लेवल की करती ही रहती हैं, जिससे कि ज़्यादा सेफ जगह पे पहुंच सकें, है। और फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है और सोशल सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, मतलब कि सोशल सिक्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी वर्क प्लेस पे इसकी कमी मिलती है, जबकि उनको प्राइवेसी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, सीधी सी बात है, सिक्योरिटी जो सोशल सिक्योरिटी का नेट है उसको और वाइड किया जाए और बढ़ाया जाए, जिससे कि वो अनऑर्गेनाइज फीमेल वर्कर्स का हौसला और बढ़े और वो मतलब खुल के अपनी पूरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट कर सकें। हायर इनरोलमेंट, है ना, बच्चियों का मतलब पढ़ाई लिखाई में और ज़्यादा उनको समय दिया जाए, ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाए, इनरोलमेंट रेट उनका बढ़ाया जाए। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन जो हैं, जो समाज में हैं या जो पॉलिटिकली हैं, इकोनॉमिकली हैं, उसके खिलाफ पॉलिसीज़ लाए गवर्नमेंट, है ना। और उनकी स्किल को बढ़ाया जाए, स्किल ट्रेनिंग दिया जाए अप्रेंटिसशिप के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू उनका कॉन्फिडेंस और उनका जो पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट होगा, तो सीधी सी बात है वो और बेहतर परफॉर्म करेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो इस आर्टिकल का मेन मुद्दा है, कि वर्क प्लेस पर उनकी सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। इसी मामले में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें एक PIL एक्टिविस्ट थे विशाखा करके, तो विशाखा उन्हीं के नाम पे विशाखा गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें था कि वर्क प्लेस में एक कंप्लेंट कमेटी बनाई जाए और वहाँ पर काउंसलर हो, और उस कमेटी का जो हेड होगा वो एक वुमेन ही होना चाहिए, है ना। कंप्लेंट प्रोसीजर शुड बी टाइम बाउंड, एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लेंट का निपटारा किया जाए, और जो विक्टिम है उसकी गोपनीयता को सुनिश्चित किया जाए, है ना। तो इस तरीके इन सब सारी चीज़ों के थ्रू वुमेन का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्क प्लेस पे, उसको कम किया जाए। और उसी को 2013 में एक्सटेंड करके पॉस एक्ट 2013 बनाया गया। पॉस एक्ट है मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट, कि 2013 में आया था, तो वो भी उसी संबंध में है। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन एंड जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनके चक्कर में इसका इम्प्लीमेंटेशन उस लेवल का नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार ने प्रयास किया है और उसे और भी ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। नाउ मूविंग अप टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ रिफॉर्म रिलेक्टेंस। ये GST से संबंधित है। GST काउंसिल और उसके रेट्स वगैरह में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, उसकी ज़रूरत भी है ना। ये आपका पेपर 2 और पेपर 3 दोनों में पूछा जा सकता है, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, उधर इकोनॉमिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों में पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या है। सबसे पहले ऑथर ये बताना चाह रहा, राइटर पद कह रहा कि जो GST
है जो कि जुलाई 2017 में लॉन्च हुई थी। जुलाई 2017 में लॉन्च हुई थी। उसमें करंट टाइम पे 4 स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। इन चारों स्लैब्स का जो GST रेट है वो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था कि 15.5% के आसपास उनको रेवेन्यू मिलेगा GST से, लेकिन करंटली उन्हें मिल रहा है 12%। तो जो ये 3.5% का जो गैप है उसका सरकार का कहना है कि सरकार गवर्नमेंट उस पर नुकसान उठा रही है। उसकी भरपाई के लिए उन्हें जो रेट्स हैं GST स्लैब हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि नेक्स्ट ईयर ही लोकसभा के जनरल इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, तो ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि कोई भी गवर्नमेंट उसमें कोई चेंज करके अपना वोट बैंक ख़राब करना नहीं चाहेगी, ये ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगी। इसलिए कम से कम 2024 या 25 तक तो GST रेट्स में या स्लैब्स में कोई चेंज नहीं होने वाला है। सरकार को जो भी घाटा लगेगा वो लगेगा। और इस आर्टिकल के बारे में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, वो है कि GST का जो कर्ता धर्ता है, GST की जो मेन बॉडी है अथॉरिटी, वो है GST काउंसिल, जिसको कि जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। आपके आर्टिकल 279 ए सब क्लास 1 में उसको जगह दी गई है ना। तो देखते हैं GST काउंसिल में और क्या क्या है। ये एक जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट है। सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक जॉइंट फोरम है जहाँ पर मिलके वो बैठ के डिसीजन लेते हैं। तो और इसकी जो चेयरमैन हैं वो करंट टाइम पे हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, है ना। तो सेंटर का एक और मिनिस्टर होता है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस होता है, वो और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये दोनों सेंटर की तरफ से रहते हैं। बाकी स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज़ के मिनिस्टर्स भी रहते हैं। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज है वो 1/3 होता है और बाकी जो वोटिंग वेटेज है वो बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ का मिला के 2/3 होता है। ठीक है। एंड अब थोड़ा सा अगर समरीज़ का देखें, इसमें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो है कि GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है ना। जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ था। GST काउंसिल की जो आर्टिकल है वो है 279 ए सब क्लॉज 1, है ना। और GST काउंसिल के जो चेयरमैन है वो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। उम्मीद करता हूँ कि अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो है प्रॉब्लम्स विद द डेटा प्रोटेक्शन बिल। अभी हाल ही में गवर्नमेंट डेटा प्रोटेक्शन बिल का नया ड्राफ्ट लेके आई है, जो कि पुराने जो बिल आया था एक बार 2017 में, उसमें काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिलने वाला है हमें। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल डिस्कस करता है ना। 2017 में एक केस था जस्टिस KS पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके, जो 2017 में आया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेटा प्रोटेक्शन एंड राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी किसी की पर्सनल लिबर्टी को से उसको वंचित नहीं कर सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो कानून के हिसाब से हो सकता है, अदरवाइज़ किसी और दूसरे तरीके से कोई भी किसी की पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को जो है उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता या उसको अपनी पर्सनल लिबर्टी इंजॉय करने से वंचित नहीं कर सकता है। दूसरा जो इसमें संवैधानिक प्रावधान है वो है RTI आया था
2005 में RTA 2005 में आया था, है ना। वो हमारे आर्टिकल 19 क्लास 1 के अंतर्गत आता है। इसमें उसमें जो 2005 में जो RTA आई थी, उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे एग्जम्पशंस थे, छूट थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के थ्रू, राइट। तो अब जो डेटा प्रोटेक्शन बिल का जो ड्राफ्ट नया आया है, उसमें एग्जम्पशंस को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि अब सरकार का कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि पर्सनल इन्फो किसी भी टाइप का अब शेयर नहीं किया जाएगा, है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर को इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंतर्गत आने से रोक सकती है, उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। तो इस तरीके से अगर काम होगा तो इसकी जो इफ़िशियंसी है एंड ट्रांसपेरेंसी, इफ़ेक्टिविटी, दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो जाएंगी। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जो डाटा प्रोटेक्शन बिल के साथ होने वाला है ना। एंड इसमें एक होगा डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड। जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा वो भी कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रहेगी, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग ही रहेंगे, उसी के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करेंगे। तो उसकी भी जो इंडिपेंडेंसी है वो सुनिश्चित नहीं रहेगी, जिसकी वजह से उसका भी ट्रांसपेरेंसी पे डाउट रहेगा, है ना। उसकी ट्रांसपेरेंसी पे डाउट रहेगा कि वो इस सरकार के ख़िलाफ़ या कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो उसके ख़िलाफ़ हो, उसको वैसे डिसीजंस वो नहीं ले पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इसमें लूप होल्स हैं। अब एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब 2017 में जस्टिस KS पुट्टुस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश भी दिया था कि BN श्रीकृष्णा की कमेटी बनी थी जो इस केस में देखेगी, जांच करेगी और फिर बताएगी क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। तो देखना होगा कि अब इस बार वाली बिल में क्या क्या होता है। पिछली बार तो जो बिल आया था वो चूहे की बात खुद ही अपने बिल में घुस गया था, वापस हो गया था। लेकिन लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन द अपकमिंग डेटा प्रोटेक्शन बिल। एंड जैसे कि मैंने बताया पेपर 2 में आपका यूज़फुल है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ना, आप इसको देख सकते हैं। नाउ मूविंग आउट टू द next article, that is underwater noise emission by ships pose threat to Indian marine species, says study। ये है जो हमारे बड़ी बड़ी पानी के जहाज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि जो मरीन एनिमल्स हैं, स्पीसीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्टर्बेंस होता है उनके स्लीपिंग टाइम में, उनके मूविंग टाइम में, उनके मूविंग डायरेक्शंस में, है ना। तो उनकी अपनी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं और जो जहाज़ की नॉइज़ होती है वो उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इससे उनका मतलब उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंडेंजर्ड रहती है। उनके सोने के टाइम पे या फिर जो उनका शेल्टर होता है, उनका जो हैबिटेट होता है, वो सब कुछ प्रभावित होता है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। ऐसा करते हैं, मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि इसके बारे में, हाँ उससे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि ये पेपर 3 में आपके बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा सा अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्लोबल एंड इंडियन इनिशिएटिव्स हैं मरीन इकोसिस्टम को सेफगार्ड करने के लिए। सबसे पहला है ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, है ना। ये प्रोटेक्ट करता है मरीन इन्वायरमेंट को फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़। तो लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ लाइक जैसे पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, प्लास्टिक से या फिर इंडस्ट्रीज से उनका कचरा जो जाता है वो सब समुद्र में ही अल्टीमेटली घुसता है, ठीक है। तो वहाँ से मरीन लाइफ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो उस चीज़ को ये ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन देखता है। दूसरा जो इनिशिएटिव है मार्पोल 1973, जो कि जिसका कि मेन एम है जो शिप्स के ऑपरेशन और एक्सीडेंट्स के कारण जो भी पोल्यूशन उसमें मरीन एनवायरनमेंट में होता है
उसको रोकने के लिए मार्पोल कन्वेंशन 1973 में आया था। एक है लंदन कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर। वेस्ट एंड अदर मैटर को जो मरीन में डंप कर दिया जाता है, जैसे वेस्टेज को शिप्स के थ्रू या दूसरे सोर्सेज के थ्रू जो से मरीन में या सीज में डंप किया जाता है, तो उसको रोकने के लिए लंदन कन्वेंशन 1972 में आया था। इंडियन इनिशिएटिव्स की बात करें अगर, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये PIB में एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल छपी थी, जिसमें ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने फैसिलिटेट किया है कुछ स्टेक होल्डर्स को फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइव स्टॉक ब्रीड्स। कुछ अराउंड 10 लाइव स्टॉक इंडिजिनस ब्रीड्स को ICAR ने नया रजिस्टर किया है, जिससे टोटल इंडियन इंडिजिनस लाइव स्टॉक ब्रीड्स जो हो गई हैं उनकी संख्या 200 से ज़्यादा हो गई है ना। इसमें अब ये हमारे सिलेबस में कौन से पेपर के अंतर्गत आएगा आपका पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, एंड सोशल सिक्योरिटी गवर्नेंस पेपर 2 में भी यूज हो सकता है। इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें जैसे कि मैंने बताया 10 नए इंडिजिनस ब्रीड्स को ICAR ने ऐड किया है। अब देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज से हमारे लाइव स्टॉक पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं वो इससे कैसे उबर पाएंगे, कैसे इससे निजात पाएंगे, क्यों नई नई प्रजातियां जोड़ी जा रही हैं। ठीक है, तो पहले तो क्लाइमेट चेंज से उनके प्रोडक्शन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। उनकी ग्रोथ हैम्पर होती है, मिल्क प्रोडक्शन रुकता है, मीट प्रोडक्शन रुकता है, रिप्रोडक्शन रुकता है ना। आप जानते ही हैं, से ख़ासतौर से जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें आलमोस्ट सभी घरों में आपको कैटल मिल जाएंगे, है ना। एडवर्स क्लाइमेटिक सिचुएशंस में, एडवर्स वेदर कंडीशंस में, या ड्रॉट के कंडीशन में ना, या फिर मान लीजिए मोस्टली वो फार्मिंग पे डिपेंड होते हैं, तो अगर वहाँ से उनको धोखा मिलता है या कोई सीज़न ख़राब चला जाए, बाढ़ आ जाए या सूखा आ जाए तो कहा जाता है कि लाइफ स्टॉक जो है उनके लिए इंश्योरेंस का काम करता है। कैसे? वो इस तरीके से कि इसका वो मिल्क आप खाने में भी यूज़ करते हैं और जो है बेचते भी हैं, जिससे उनके घर का खर्चा चलता है। मीट भी यूज होता है, इनके बोन्स यूज होते हैं, स्किन यूज होती है, सींग यूज होती हैं, है ना। तो तमाम तरीके की चीज़ें, सारी चीज़ें जो है यूज में ही आती हैं अल्टीमेटली, जिसकी वजह से यही कहा जाता है कि अगर फार्मिंग से उनको मतलब नुकसान हुआ या नेचुरल फैक्टर्स की वजह से लाइक फ्लड और ड्राउट, तो ये उस टाइम पे उनके इंश्योरेंस का काम करेंगे, है ना। एडाप्टेशन में हो गया, मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियरल चेंज हो जाता है, साइकोलॉजिकल चेंज हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज जो बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से इनको प्रभावित करता है। एंड इसी वजह से इंडिजिनस अगर ब्रीड्स रहेंगी तो इन सब चीज़ों को थोड़ा इंक्लूड करके, इन सब चीज़ों से लड़ने की क्षमता विकसित करके ही उनको नया मार्केट में लॉन्च किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ क्या हैं इस लाइव स्टॉक के बारे में या कैटल के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि 4-5 साल पहले गवर्नमेंट ने सोचा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का, है ना। तो उसके लिए उन्होंने कुछ स्कीम्स लॉन्च की थी, जैसे कि लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल, फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट स्कीम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन काफ़ी प्रचलित है, पशु संजीवनी एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम एंड डिजिटलाइजेशन ई पशु हाट। उनकी एक डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, फूट एंड माउथ डिजीज़, जिसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं खुरपका एंड मुँह पका रोग, राइट। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट लगातार इसका प्रयास कर रही है। हालांकि फिर भी
जिस स्तर पर मेडिकल फैसिलिटीज़ या उनका जो हेल्थ का जो इश्यूज़ है उसको सॉल्व किया जाना चाहिए, उस लेवल पे हो नहीं पाता है। जनरली क्या होता है कि अगर ये बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए ख़ास तौर से रूरल एरियाज़ में डॉक्टर्स उतने अवेलेबल नहीं हो पाते हैं या उतनी टाइमली वो मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से किसान को काफ़ी नुकसान होता है और जानवर तो अपने जान से ही हाथ धो बैठता है। इससे एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूछा गया था, ये 2015 यूपीएससी मेंस का है। लाइव स्टॉक रीडिंग हैज़ ए बिग पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन रूरल एरियाज़, राइट। तो उसका यही मतलब है कि ये इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है रूरल एरियाज़ में इनकम और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का, जो कि मैंने डिस्कस किया। इससे एक प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 2021 में या 20 में से कुछ, जिसमें पूछा गया था कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या है ना। मिक्स्ड फार्मिंग वही है जिसमें या आप लाइव स्टॉक कैटल या जानवरों को भी पाल सकते हैं और साथ ही साथ खेती भी कर सकते हैं, उसी को मिक्स्ड फार्मिंग बोला गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम देखते हैं कैन वी यूज़ मून डस्ट टू स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम मून से डस्ट एरोसॉल पार्टिकल्स को हवा में, आसमान में फैलाने की बात कर रहे हैं। इससे ये यूएस के कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट सोचा है कि ऐसा हम कुछ करें तो क्या पता ग्लोबल वार्मिंग जो है 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाए। तो इसमें ये लोग कह रहे हैं कि मून से, चंद्रमा से हम डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, जो एरोसॉल्स हैं, उसको ऐसी जगह पे, एक ऐसी जगह पे जहाँ पर अर्थ की और सूर्य की दोनों की ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ जहाँ पर एक दूसरे को बैलेंस कर ले जाते हैं, है ना, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, वहीं पर अगर हम मून से लाके डस्ट पार्टिकल को फैला दें तो अगर उससे 1 से 2% सूर्य की किरणों की इंटेंसिटी कम होती है पृथ्वी पे, तो 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान भी कम हो जाएगा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह है। जितना कि पिछले सेंचुरी में 1 से 2% जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है वो उतना कंट्रोल में आ सकता है, राइट। लेकिन इसके कुछ अन्य एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, विरोध प्रभाव भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर जिसका कि अभी कोई आइडिया नहीं है, जैसे कि अगर मान लीजिए उससे जो नेचुरल सनलाइट आ रही है उसमें आप छेड़छाड़ करते हैं, तो क्या पता कि जो रेनफॉल पैटर्न है, जो बारिश का पैटर्न है, वो भी प्रभावित हो जाएगा। और अगर वो प्रभावित होता है तो सीधे सीधे मतलब आपके फूड स्टॉक पे प्रभाव पड़ेगा, है ना। इसीलिए आप जो है किसानों को उतना पानी नहीं मिलेगा। पानी कितना अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है ये सबको पता है। तो अगर पानी का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ, रेनफॉल प्रभावित हुआ, तो उससे बहुत ही ज़्यादा एडवर्स कंडीशंस झेलने पड़ सकते हैं। हालांकि उस पर अभी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन ये एक आइडिया ही है। देखेंगे आगे कुछ होगा तो फिर डिस्कस किया जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये एकदम बवाल आर्टिकल है जिसमें साउथ चाइना सी में मिलिटराइजेशन बढ़ रहा है। तो अक्सर ये देखा ही जाता है कि पूरी साउथ चाइना सी को चाइना अपना मानना चाहता है 9 डैश लाइन के थ्रू, है ना। जबकि इसमें आप देख सकते हैं कि उसके आसपास वियतनाम है, मलेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस, ताइवान, ये सारी कंट्रीज हैं। लेकिन चाइना ने एक लाइन खींच दी, 9 डैश लाइन, इसको बोलता है कि पूरा साउथ चाइना सी मेरा ही है ना। तो इसी के चक्कर में अब पड़ोसी जितने भी देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, वो आपस में एक दूसरे से एनमिटी रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, ख़ास तौर से चाइना से ही, क्योंकि वही सबके टेरिटरी में जो हस्तक्षेप करता रहता है। अपने यहाँ इंडिया में भी अक्सर अपने अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता रहता है, तो हमारे अरुणाचल प्रदेश को वो अपना बनाना चाहता है, उसको अपना बताता है। तो इस तरीके से इधर भी उसको मौका मिला जैसे ही, तो उसने 9 डैश लाइन खींच दी, बताता है कि सारा जिसमें आइलैंड है, स्प्रैटले आइलैंड, पैरासल आइलैंड, स्कारबरो आइलैंड, ये सारे आइलैंड और ये पूरा एरिया ये
चाइना अपना क्लेम करता है। इम्पोर्टेंट साउथ चाइना सी का इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से वर्ल्ड का अराउंड 1/3 ट्रेड होता है। एंड इसमें मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, नेचुरल मिनरल्स जो कि इंडस्ट्रीज में आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक पेट्रोलियम, है ना। तो उसको भी वो क्लेम करना चाहता है। एंड ट्रेड तो कंट्रोल करना ही चाहता है, उसका सबसे बड़ा मोटिव यही है कि वो यहाँ से ट्रेड कंट्रोल करे और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्सी हमेशा लगी रहती है। इनफैक्ट 2013 में फिलीपींस ने जो यूएन क्लॉज है, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, उसको अप्रोच किया था फिलीपींस ने, जिसमें शिकायत की थी चाइना की, और जिसके थ्रू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है पीसीए, उसने अपना निर्णय भी सुनाया था कि चाइना का जो ये 9 डैश लाइन है वो आर्बिट्रेरी है, रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। हालांकि चाइना ने उसके डिसीजन को एकदम नल एंड वाइट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, है ना, वो उसको माना नहीं। उसका मतलब यही है कि भाई आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। उसने बिल्कुल भी उसके, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल संस्था है, लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, चाइना उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ होगी कि हम तो अपना ही करेंगे, कोई कुछ भी कहे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ठीक है, ये साउथ चाइना सी कोई क्लेम करना चाहता है, लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, इससे फ़र्क ये पड़ता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करी मैंने, तो वो भी यहाँ से वो निकलेगा, जहाँ अगर यहाँ वो सक्सेस पाता है तो उसको भी और भी ज़्यादा ज़ोर शोर से और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन के साथ उधर वो भिड़ेगा इंडिया से। तो इसलिए इसका रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रूल बेस्ड ऑर्डर जो कि सारी कंट्रीज़ फॉलो करना चाहती हैं, तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जो फॉलो करवाना चाहते हैं, लेकिन चाइना उसके लिए रेडी नहीं है। तो ये एक इशू है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है कि सारे लोग अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग कर रहे हैं। जो जापान जो है, जो बहुत ही शांतिप्रिय देश है, जानते हैं कि वो अपनी मिलिट्री नहीं रखता, वो जो है चाइना को सबसे बड़ा शत्रु मानता है, वो अपनी मिलिट्री बढ़ाना चाहता है। और जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनके साथ कोऑपरेशन करके चाइना के ख़िलाफ़ ही रहता है, अदर कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन करके उनको मजबूत करना चाहता है। तो एंड इसमें है फिलीपींस हो गया और मलेशिया, ये दोनों तो अप्रोच किए हैं इंडिया को, इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको परचेज करने के लिए, है ना। वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, ये दोनों कंट्रीज़ भी अभी बातचीत कर रही हैं कि हम ब्रह्मोस इंडिया से कैसे ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मिलिटराइजेशन हो रहा है साउथ चाइना सी में। और ये जो स्लाइड है इसमें आप देख सकते हैं यूएन क्लास ने डिवाइड किया है इंटरनेशनल वाटर्स को, इंटरनेशनल वाटर या समुद्री पानी को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें होता है इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर वो होता है जो कि बेस लाइन के अंदर आता है, ठीक है। आपका लैंड एरिया है, ठीक है, लैंड के बाद कहीं कहीं पानी होगा, जहाँ से बिल्कुल भी लैंड एरिया ना मिले उसके बाद हमेशा पानी रहे, वो एक बेस लाइन खींची जाती है, बेस लाइन मानी जाती है। उसके अंदर जो भी वाटर होता है वो इंटरनल वाटर होता है। फिर वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 समुद्री मील जो होता है वो टेरिटोरियल सी होता है। फिर वहाँ से फिर 12 समुद्री मील कंटिगुअस जोन होता है। लेकिन बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, 200 समुद्री मील जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि जिस कंट्री का ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को वो एक्सप्लॉइट कर सकती है, एक्सट्रैक्ट कर सकती है। उसके बाद हो जाता है हाई सी इंटरनेशनल वाटर, जहाँ पर सारी कंट्रीज़ का समान हक होता है। तो ये हाँ, और यूएन क्लास जो है वो 1982 में बना था।
नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये कुछ छोटे छोटे न्यूज़ है। जैसे यूएन सोशल डेवलपमेंट कमीशन, एक यूएन का सोशल डेवलपमेंट कमीशन एक संस्था है जिसने इंडिया की रुचिरा कंबोज को इसके 62nd सेशन के लिए चेयरमैन बनाया है। ठीक है, एक वन लाइनर फैक्ट है। दूसरा है 12 चीता 12 चीतास आर एक्सपोर्टेड फ्राम साउथ अफ्रीका। उन्हें फिर से वही कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश का है उसी में लाया गया है ना, लेकिन इस बार ये साउथ अफ्रीका से आए हैं और 12 संख्या भी ज़्यादा है, कंट्री दूसरी है। इसके पहले भी आए थे, कूनो नेशनल पार्क में ही आए थे, वो 8 चीता आए थे, उनको मंगाया गया था। कहाँ से मंगाया गया था ये आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं कल इसका आंसर आपको दे दूँगा। एन से नाम पड़ता है उसका, उस कंट्री का। और अगली खबर है झारखंड हाई कोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजभवन में दिलाएंगे शपथ। ठीक है, आई थिंक ये 47th से चीफ जस्टिस हैं राजस्थान हाई कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट के, और वहाँ के राज्यपाल जो हैं सीपी राधाकृष्णन जी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये संजय कुमार मिश्रा का फ़ोटो है। अगला वर्ल्ड पेंगोलिन डे 2023 मनाया गया 18 फरवरी को। नेक्स्ट आर्टिकल इज मणिपुर होस्ट B20 कॉन्फ्रेंस, डेलीगेट्स फ्रॉम 23 कंट्रीज पार्टिसिपेट। B20 कॉन्फ्रेंस मणिपुर में हुआ, इसमें 23 देशों के डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। B20 कॉन्फ्रेंस है क्या? ये जो G20 संगठन है, G20 संगठन वहाँ की उन कंट्रीज़ के जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। बी मीन्स बिजनेस, वो जो है मणिपुर में हुआ। एंड नेक्स्ट वन इज़ रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा को लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। ये एक थोड़ा सा हॉट टॉपिक है अभी, क्योंकि वो सोनम वांगचुक एंड अदर लोग जो लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं 6 शेड्यूल को लेकर या फिर स्टेटहुड को लेकर ना, और तमाम फ्रीडम्स को लेकर, तो इसलिए ये थोड़ा हॉट मुद्दा है, मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया। BD मिश्रा जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, वो जगह लेंगे राधा कृष्ण माथुर की, RK माथुर भी इनको बोलते हैं, जो कि 12 फरवरी को उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दिया था। तो ये आखिरी स्लाइड थी। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, अच्छे से आपने ढेर सारी न्यूज़ कवर की होंगी। इम्पोर्टेंट जितना भी रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोशिश किया कि उन सबको लेके आऊँ। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कैसा लगा और क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।